Welcome back to the second part of the Hardy-Weinberg principle. पहला जो हिस्सा था उसमें लाइट चली गई तो वो पार्ट 1 कर दिया मैंने, और अब दोबारा जब लाइट आ गई तो मैं इसका बकिया हिस्सा आपको बताने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देखा होगा और पार्ट 1 के फ़ौरन बाद आप पार्ट 2 की तरफ आ गए होंगे। डायरेक्ट यहाँ कभी ना आइए, पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लिए। इस वीडियो के लास्ट में एंड आपके स्क्रीन पर मैं वो वाला पार्ट 1 भी रख देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये सब कुछ यहाँ तक चल रहा था, हम कहाँ पर हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया कि हमारे पास एक पॉपुलेशन था, उसका हमने एलील फ्रीक्वेंसी चेक की, उसका जो P था वो हमारे पास 0.4 आया और Q हमारे पास 0.6 आया, ये इसका था। फिर इसकी बारी आई, यहाँ पर हमने R को कैलकुलेट किया, R हमारे पास 2, ये यहाँ पर 2/5 यानी 0.4 इसका आंसर आया। तो ये जो 0.4 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P है, डोमिनेंट कैरेक्टर है P। सो दिस इज अगेन। अच्छा, अब अगर इसी के अंदर अगर हम R को अगर हम फाइंड करते हैं तो R इज इक्वल टू 12/20। अगर आप इसको काट लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2, 6, 12, 2, 10, 20, 2, 3, 5 और 0.6। अब ये जो आपका R है, R हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, Q की इक्वल है। तो Q हमारे पास क्या आ गया, 0.6। काम की बात अभी मैं आपसे कर रहा हूँ। जब ये पॉपुलेशन इस वक्त यहाँ पर था तो इसका P और Q, P इसका 0.4 था और Q इसका 0.6 था। जब पॉपुलेशन ने ग्रो किया तो उधर भी P 0.4 है और Q 0.6 है। क्या ये एलील फ्रीक्वेंसी नहीं है? बिल्कुल ये एलील फ्रीक्वेंसी है। पहले जनरेशन में भी वो Q 0.6 था, दूसरे जनरेशन में भी एलील फ्रीक्वेंसी 0.6 है। पहले में भी एलील फ्रीक्वेंसी 0.4 था, इसमें भी 0.4 है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ये मज़ीद अपना आबादी बढ़ाएं तो यहाँ पर अगर आप आ जाओगे, ये आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपका टाइम ज़ाया होगा वीडियो में। तो अगर आप मैं बोर्ड पर ख़ुद ही आपको कराऊँ तो ये मैं चाहता हूँ कि वीडियो पॉज करने के बाद इसका अगर आप ख़ुद से एलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, कैपिटल R की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, फिर स्मॉल r की, तो आपको एग्जैक्टली यही 0.4 और 0.6 नज़र आ जाएगा। तो एक आबादी में वक्त गुजर रहा है, उसकी आबादी पॉपुलेशन में ग्रो कर रहा है, लेकिन उसकी जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। इस बात को हम अब ये इसमें ला सकते हैं कि ये पॉपुलेशन ने इस इक्वेशन को मान लिया है P + Q = 1। कैसे मान लिया है, आइए आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या ये इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। P क्या है इस वक्त, इस केस में P क्या था, P हमारे पास था 0.4 और Q हमारे पास था 0.6। अगर आप इनको जमा कर दें 0.4 + 0.6 ये इक्वल हो जाएगा, किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस पॉपुलेशन ने P + Q = 1 और भी कर दिया। तो ये वाला जो पॉपुलेशन है ये हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को फॉलो करता है। ये पॉपुलेशन जो है ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, इस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं है। तो अब आप डेफिनेशन की तरफ आ जाइए, ये सेकेंड पार्ट है। इस में दोबारा आपको रिविजन भी दे दूंगा लास्ट में। द एलेलिक, अब हार्डी-वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो कह रहे हैं द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज। ये क्या है भाई, ये क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसीज है ना, ये सारे एलेलिक फ्रीक्वेंसीज हैं। एलेलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पॉपुलेशन विल रिमेन सेम। पहले भी सेम था 0.4 0.6, बाद में 0.4 0.6 कांस्टेंट रहता है। विल रिमेन सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में एलील फ्रीक्वेंसी सेम रही है।
इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कहते हैं कि इस पॉपुलेशन में ऐसा मुमकिन है, जो अब आप देख रहे हैं, कहता है ऐसा मुमकिन है कि ये P+Q को फॉलो करे। कुछ कंडीशंस हैं, अब वो कंडीशन अगर होंगे तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, और वो कंडीशन में अगर एक भी इधर उधर हो गया तो फिर ये पॉपुलेशन इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। वो कंडीशन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा हम लोग बिल्कुल उल्टे सिम से आ रहे हैं। अगर मैं इसको शुरू में बता देता तो आपको अजीब सा लगता है, लेकिन अब मजा आएगा। कंडीशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन में मुख्तलिफ किस्म के जानदार है, 1 2 3 4 5 जानदार है। अब रैंडम का मतलब ये है कि ये जानदार जो ये है, ये इसके साथ मेटिंग करें, बच्चे पैदा करने के लिए मेटिंग करें, लेकिन हमेशा इसके साथ ना करें। कभी ये इसके साथ भी मेटिंग कर सकता है, तो कभी ये इसके साथ भी मेटिंग करेगा, कभी ये इसके साथ मेटिंग करेगा, कभी ये इसके साथ मेटिंग करेगा। दिस इज कॉल्ड एज रैंडम मेटिंग। अगर ये रैंडम मेटिंग रहेगा तब जाकर ये इक्वेशन फॉलो हो सकता है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं रहा, एक जानदार सिर्फ किसी दूसरे ख़ास जानदार के साथ मेटिंग करता रहा, तो फिर ये इवोल्यूशन आ ही जाएगा। तो ये पहला कंडीशन है, ये होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए। जीन फ्लो या माइग्रेशन, अब ये क्या है? जीन फ्लो या माइग्रेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये एक पॉपुलेशन है और यहाँ पर एक और पॉपुलेशन है। एक तरह के जानदार है, बेशक एक तरह के जानदार है, लेकिन ये पॉपुलेशन कहीं और पर है, ये कहीं और पर है। अगर आपका ये पॉपुलेशन A के नाम से है और इस पॉपुलेशन का नाम B है, तो इसके अपने जानदार अगर इधर जब तक इधर होंगे तो कोई मसला नहीं होगा, इक्वेशन से डेरिवेशन नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ से कोई जानदार इधर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, माइग्रेट कर ले, तब इस पॉपुलेशन की जो सूरत हाल है वो इस इक्वेशन को फॉलो फिर नहीं करेगा। तो आपने इसको ब्लॉक करना है, नो माइग्रेशन, जीन फ्लो ये नहीं होना चाहिए। ना तो इससे इधर आना चाहिए, ना यहाँ से निकल कर उधर कहीं और पर जाए, ना इस आबादी से बाहर जा रहे होंगे, ना इस आबादी के अंदर आ रहे होंगे। ये आपस में तो ग्रो कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, ना यहाँ से कोई बाहर जाए ना अंदर आ जाए। ठीक है, इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन इनमें से कोई एक भी नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन साइज, अगर आपका पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा है तो उसमें चांसेस है कि अगर गलती से एक जानदार या मर जाता है कोई एक्सीडेंटली, तो उसकी वजह से शायद एलील फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। अगर किसी पॉपुलेशन से कोई जानदार डिलीट हो जाए, छोटे आबादी में वो नज़र आएगा, लेकिन बड़े पॉपुलेशन में वो इक्का दुक्का अगर एक्सीडेंटली चलते जाएंगे उसका कोई ख़ास असर नहीं होगा, वो असर डाइल्यूटेड रहेगा। इसीलिए आबादी पॉपुलेशन साइज क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो ये आप अपने अल्फाज में लिखते जाएंगे कि ये लार्ज होना चाहिए, फिर ठीक है, फिर नहीं रहेगा। कंडीशंस है ना, इधर यस, इधर नो, इधर यस, लार्ज होना चाहिए। म्यूटेशन इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन आपको पता है कि क्रोमोसोम में डीएनए के अंदर कोई तब्दीली आ जाए, क्रोमोसोम में तब्दीली आ जाए या डीएनए के अंदर तब्दीली आ जाए, तो वो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो म्यूटेशन। अगर किसी एक आबादी है, इसके अंदर बहुत सारे जानदार रहते हैं, किसी जानदार के बॉडी में म्यूटेशन आ जाती है तो म्यूटेशन से फिर वो इवोल्यूशन आ जाएगा। ये आबादी इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो ये आबादी जेनेटिक इक्विलिब्रियम से हट जाएगा, डिविएट करेगा और क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन हो जाएगा। नंबर 5, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो सिलेक्शन। अब इसका मतलब क्या है सिलेक्शन? कि अब हम देखते हैं कि नेचर क्या करता है, जैसे कि साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है, साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिफिकली कहता है कि नेचर जो है वो जानदारों में से एक जानदार
कि जो नस्ल कशी है उसको बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। एक जानदार बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं, दूसरा जानदार जो है वो ज़्यादा बच्चे नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पहला जानदार है जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी आबादी बढ़ रही है, वो ज़मीन पर एग्जिस्ट कर लेता है। दूसरा जानदार जिसके बच्चे नहीं हो रहे, वो आस्ता 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 ख़त्म हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सिलेक्शन। सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस सेंस में है, अगर आपका सिलेक्शन रहा तो फिर इवोल्यूशन हो जाएगा, अगर सिलेक्शन नहीं रहा इवोल्यूशन नहीं होगा। सादा अल्फाज में ये कहूँगा, जितने जानदार है वो इक्वली रिप्रोड्यूस करे। मतलब 3-4 जानदार है, अगर ये 2 बच्चे दे रहा है तो ये भी 2 बच्चे देगा, वो भी 2 बच्चे, सब के सब इक्वली रिप्रोड्यूस करेगा, फिर चलेगा। अगर एक जानदार ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, दूसरा कम बच्चे दे रहे हैं, ये सिलेक्शन है, ये नहीं होना चाहिए। सो ये कंडीशन आ गई, यस नो लार्ज नो नो। अगर ये हो जाए ना, अगर ये कंडीशन हो जाए ना, तब कोई पॉपुलेशन जो है उसमें इवोल्यूशन नहीं आएगा। अब हमें तो समझ आ गया कि चलो आखिरकार हमें उस सवाल का जवाब मिल ही गया कि किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन आ सकती है या नहीं। अगर आ सकती है तो कैसे, अगर नहीं आ सकती तो ये सब के सब सवाल के जवाब हमारे पास आ गए। अब लास्ट में ये कहना चाहूँगा, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि कोई पॉपुलेशन में इवोल्यूशन ना आ जाए? तो चलो इसका जवाब देखते हैं कि क्या ये मुमकिन है या नहीं। रैंडम मैटिंग नामुमकिन है क्या अगर आप उसको फॉलो करें। चलो थोड़ी बहुत रैंडम होगी, इसमें आप जीन फ्लो इसको आप नहीं रोक सकते हैं एक पॉपुलेशन से पॉपुलेशन में, ये भी मुश्किल है। पॉपुलेशन साइज कुछ लार्ज होंगे लेकिन छोटे भी हो सकते हैं, फिर आपका मसला हो सकता है। म्यूटेशन से तो आप बच ही नहीं सकते, नामुमकिन है, म्यूटेशन नामुमकिन है। हर जानदार ने माहौल में रहना है, माहौल में अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, कोई दूसरे मसले मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलो आप अगर किसी पॉपुलेशन में आप रैंडम मैटिंग कर ही लेते हैं, चलो आपने जीन फ्लो को रोक भी लिया, फाइन ठीक है, आप आने नहीं जाने नहीं दे रहे हैं, पॉपुलेशन साइज को बढ़ा रख लेते हैं, यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन म्यूटेशन से आप नहीं रोक सकते हैं, सिलेक्शन से आप नहीं रोक सकते हैं। तो मतलब ये सारे के सारे फैक्टर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन का आना वो अब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो आ ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता। सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। बाकी जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो हम आपको बता चुके हैं कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील रिमेन कांस्टेंट दिस कंडीशन इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसीज सेम थी, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी सेम थी, हम इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये जो पॉपुलेशन है और ये जो पॉपुलेशन है ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इनकी एलिक फ्रीक्वेंसी और इनकी एलिक फ्रीक्वेंसी सेम है। अच्छा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बाद न्यू डाइवर्सिटी एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन का एक नया डेफिनेशन कि जब कोई आबादी इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम से हट जाए, हम कहते हैं कि इसके अंदर इवोल्यूशन आ गया है। दूसरे अल्फाज में, अगर कोई पॉपुलेशन इस इक्वेशन को फॉलो ना करे, यानी उधर P+Q 1 से या ऊपर आ जाए या 1 से नीचे आ जाए, तो हम कहते हैं कि इस आबादी ने इस इक्वेशन से अपने आप को हटा दिया, लिहाजा वो आबादी, वो पॉपुलेशन अब जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सो ये था P+Q। अब लेक्चर सारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मतलब आप कह सकते हैं उसका तीसरा हिस्सा होगा। पहला हिस्सा आपने पढ़ लिया, दूसरा हिस्सा ये था, तीसरे हिस्से में इसकी न्यूमेरिकल्स हम आपको पढ़ाएंगे कि हार्डी विनबर्ग के जो न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल में 2-3 किस्म के न्यूमेरिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें ये वाला इक्वेशन काम आएगा और ये वाला इक्वेशन काम आएगा, P+Q = 1 और P² + Q² 2PQ। लेक्चर हुआ ख़त्म। अब हम आपको थोड़ा सा रिवीजन देते हैं। हाँ, आज हमने क्या पढ़ा? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, इसका जवाब हमें देता है। तो उसका जवाब देने के लिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल समझाने के लिए हमने एक सैंपल लिया, 5 प्लांट्स ले लिए, उनमें से फूल के कलर को हमने फोकस कर दिया, रेड कलर को कैपिटल R से लिखा, ग्रीन कलर को स्मॉल r से लिखा। यहाँ पर उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमने नोट कर दी। फिर हमने ये बताया कि हर प्लांट में
एक क्रोमोसोम नहीं होता बल्कि हर कैरेक्टर का एक क्रोमोसोम नहीं होता बल्कि क्रोमोसोम के पार्टनर होते हैं। तो जब क्रोमोसोम के पार्टनर होते हैं तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं उसके भी पार्टनर होते हैं। जब दो जीन एक साथ आएंगे तो हम कैपिटल आर लिखेंगे। अब यहाँ पर भी दो जीन एक साथ आए तो एक स्मॉल आर है, ये इसमें फिर एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। ये हमने इस तरह से पढ़ लिया कि जो फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर में से एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है। रेड डोमिनेंट रहता है और ग्रीन रिसेसिव रहता है। डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा अपने आप को दो शक्लों में बताएगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में दोनों एक तरह के कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आएगा। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि होमोजाइगस जो आर है इसको हम लोग पी स्क्वायर से शो करेंगे। अगर सिंगल आर है तो हम उसको जस्ट पी से शो करेंगे, और अगर आर है तो हम उसको पी स्क्वायर से शो करेंगे। इसी तरह स्मॉल आर को हम लोग क्यू से शो करेंगे और आर को हम लोग क्यू स्क्वायर से शो करेंगे। तो ये था पी स्क्वायर, ये था क्यू स्क्वायर, और ये जो हेट्रोजाइगस है ये आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको 2pq से शो करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसका इक्वेशन जब हम बनाएंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि एक आबादी है उसमें इतने प्लांट्स हैं, उसमें आप बताओ कि आर वाले कितने हैं, स्मॉल आर वाले कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाले कितने हैं। वो न्यूमेरिकल में हम आपको समझा देंगे। इसके अलावा हमने ये एक एग्जांपल भी दिया कि इस डेफिनेशन में एलेलिक फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट रहती है। उसमें मैंने आपको बताया कि ये एक पॉपुलेशन है, इसमें ये वाले प्लांट्स हैं, ये वाले जानदार हैं, फिर ये ग्रो करेंगे, इसका दूसरा नस्ल आएगा और ये उसका थर्ड जनरेशन आएगा। ये उसका थर्ड जनरेशन है, ये उसका सेकंड जनरेशन, इसका फर्स्ट जनरेशन है। हमने फर्स्ट जनरेशन में एलेलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी। फर्स्ट जनरेशन में आपका जो स्मॉल आर है यानी क्यू वो 0.6 आया और कैपिटल आर यानी पी 0.4 आया। यही जो नंबर 0.6 0.4 है, अगले नस्ल में सेकंड जनरेशन में इस पी और क्यू को हमने देखा कि क्यू बी दोबारा 0.4 आया और क्यू बी 0.6 आया। हमने मज़ीद जाकर इनको आपस में प्लस भी कर दिया, पी प्लस क्यू को हमने 1 के बराबर कर दिया। जब आप p को 0.4 लेंगे, इसको 0.4, तो इसका आंसर 1 आएगा। यानी इस पॉपुलेशन ने भी p प्लस क्यू 1 को फॉलो किया और इस पॉपुलेशन ने भी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 को फॉलो कर दिया। ऐसा चलता रहेगा। हार्डी-विनबर्ग यही कहना चाहते हैं कि किसी पॉपुलेशन में एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाला इक्वेशन को फॉलो करेगा, और यानी दूसरे अल्फाज में एलेल की फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम करती है। दिस इज कॉल्ड हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन एंड हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। सब कुछ क्लियर हो गया। मैसेज आखिर में एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं पिछले एक हफ्ते से जो है लगा रहता हूँ। हमें ये कॉन्सेप्ट आता है पहले से भी, लेकिन स्टूडेंट को आप जो मुझे देख रहे हैं इनके माइंड के मुताबिक इस आइडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने दिल में अल्लाह से दुआ मांगी थी। मैं हर लेक्चर में ऐसा ही हमेशा दुआ करता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो इनको समझ आ जाए। तो अल्लाह की फजल करम से ये आइडिया इस तरह जहन में मेरा आ गया और मैंने आपको उसको 2 लेक्चर में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप जो आइडिया आपके जहन में आता है, इस आइडिया से हमेशा एक बात याद रखिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी के अलावा थोड़ा बड़ा सोच लिया करें। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल आपको समझ आ गया, आप शेयर हो गए, आपके नंबर अच्छे आ गए। इन चीज़ों को समझने के साथ साथ आप अपने अल्लाह को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उसने आपके दिमाग के अंदर वो सलाहियत रखी है जिसकी मदद से आप चीज़ों को सीखते हैं। आपका दिमाग अंदर किस तरह काम कर रहा है आपको पता ही नहीं है कि अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रहे होते हैं। आपके इख्तियार में वो है ही नहीं, बिल्कुल भी आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन एक वीडियो लेक्चर में एक टीचर की आवाज़ सुनते आप कान से और आँख से देखते रहते हो, आपके माइंड एक आइडिया पिक कर लेता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला का बहुत बड़ा किरदार। ये अल्लाह चाहता है तो ऐसा हो रहा है, वरना अगर अल्लाह नहीं चाहता तो आपका दिमाग एक लफ्ज़ को सुन नहीं सकता, ना आप देख सकते। तो इन चीज़ों को समझने के बाद
अपने आप को अल्लाह के हवाले ज़रूर करना है कि ये दिमाग जो चल रहा था, जो टॉपिक मैंने सीखा, ये आपकी रज़ा से मैंने सीखा। इस तरह ज़िंदगी के हर पहलू पे आप इस तरह चलते जाएंगे। इन चीज़ों को अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अगर आप एक उस्ताद बने, टीचर बने, तो इसी तरह टीचिंग करते अब दूसरे स्टूडेंट्स को इसी तरह सिखाएंगे, इसी तरह मेथड्स अपनाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरा मेथड्स बड़ा ज़बरदस्त है, कभी नहीं कहता, लेकिन यह है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की कि मैं इस आइडिया को आप तक पहुँचाऊँ। तो अब आप इस वीडियो को शेयर करते जाए अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा शेयर करते जाए। कभी भी नॉलेज को आपने छुपाना नहीं, शेयर करते जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, तो आप शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, हमेशा अपने आप को खुश रखिएगा, दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें। इस तरह नहीं कि चापलूसी में कोशिश करें कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, मदद नहीं कर सकते हो, तो एक मुस्कुराहट से उसको आप खुशी दे सकते हैं। अपना, दूसरों का, सबका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।